यदि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जीएस के जितने भी लेसन होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी से प्रश्नों को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों में जो भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, इससे आपके जीएस के जितने भी आपके टॉपिक होंगे सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो देखिए, एक संविधान संशोधन है जिसे क्या हम लोग 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है, जिसमें से मुख्य कार्य हैं वो हम आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके तहत ही शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा पहले किस सूची का विषय था? ये पहले राज्य सूची का विषय था। अब इस राज्य सूची के विषय से निकाल के इसे किस सूची में रखा गया? इसे समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। ठीक, तो ये किया गया था आपके किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और एक तो आपका है प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे और ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए, एक तो आपका जोड़ा गया था समाजवाद, एक तो जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अखंडता जैसे शब्द आपके प्रस्तावना जोड़े गए। और एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो कितनी है? 11 हो चुकी है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे देखिए किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या क्या कार्य किए गए? प्रमुख कार्य, शिक्षा को क्या किया गया? राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में इसमें ऐड किया गया। ठीक, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती, और उस प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए। जो प्रमुख शब्द है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये मूल कर्तव्य में यहाँ पे प्रस्तावना में जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और प्रारंभ में जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइंस से संबंधित है और कह रहा है कि गोताखोर के सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? तो गोताखोर के सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? 2 गैस होते हैं, एक तो ऑक्सीजन होता है और एक हीलियम होता है। ऑक्सीजन और हीलियम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस गोताखोर के सिलेंडर में होता है। हीलियम को क्या कहते हैं? इसे नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस कहते हैं हीलियम को। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैसों को क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं उसे नोबल गैस कहते हैं। वर्तमान यहाँ पे कितने अक्रिय गैस है? हमारे पास 6 अक्रिय गैस है। एक तो आपका हो गया हीलियम। हीलियम कैसा गैस है? एक अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। और एक हो गया आपका नियोन, ये कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। एक हो गया आपका आर्गन, ये भी अक्रिय गैस है। और एक क्रिप्टॉन ये भी आपका क्या बोलते हैं? नोबल गैस है। और जिनॉन ये भी आपका नोबल गैस है। जिनॉन ये भी आपका नोबल गैस ही है। और रेडॉन, ये सारे गैस क्या हैं? ये आपके नोबल गैस हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He होता है हीलियम का सिंबल। नियोन का सिंबल Ne होता है। आर्गन का सिंबल Ar होता है। क्रिप्टॉन का सिंबल Kr होता है। और फिर जिनॉन का सिंबल Zn होता है, Ze होता है। और रेडॉन का सिंबल Rn होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, देख लेते हैं बस साथ में। आपसे पूछे कि गोताखोर सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस ये अपने सिलेंडर में ले जाते हैं। और हीलियम गैस को क्या कहते हैं? इसे नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस यानी फिर इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। नोबल गैसों की संख्या कितनी? 6 है। एक आपका हो गया हीलियम और इसका संकेत है He। नियोन इसका संकेत है Ne। आर्गन इसका संकेत है Ar। और क्रिप्टॉन जिसका संकेत है Kr। और जेनॉन जिसका संकेत है Ze।
और रेडॉन जिसका संकेत है आर्यन। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं होम्योपैथी का संस्थापक कौन है। तो होम्योपैथी के जो संस्थापक है वो हनीमैन है। हनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की थी। ठीक, हनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की थी। आपसे पूछे कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो आपके कब मनाते हैं, 10 अप्रैल के दिन मनाते हैं। 10 अप्रैल के दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। ठीक, यहाँ पे विश्व होम्योपैथी। और आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, ये आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। 17 अप्रैल के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व विरासत दिवस जो आपका 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। आपसे पूछे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो ये 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, विश्व आपसे पूछे कि होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है। हनीमैन है होम्योपैथी के संस्थापक। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, ये आपके 10 अप्रैल के दिन मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और देखिए यहाँ पे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो देखिए, फल को पकाने के में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो जो फल को पकाने में प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन होती है फल को पकाने में जो प्रयुक्त गैस होती है। अब फलों से संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछे कि खट्टे फल में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। खट्टे फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन सी होता है खट्टे फल में। कौन सी विटामिन सी होते हैं खट्टे फल में। आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है ये फलों के उत्पादन से है। फलों के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फलों के उत्पादन से है। आपसे पूछे कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी में किसका, फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है किसमें, पोमोलॉजी में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो क्या है। भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। तो आप तो बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही है। अब आप लोग बताएंगे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, साथ में आपसे पूछे कि फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो फलों को पकाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रमुख गैस है एसिटिलीन है। और खट्टे फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी खट्टे फल में पाई जाती है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किस फल से, सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे, फलों के उत्पादन से है। और पोमोलॉजी का संबंध, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, आम है हमारा राष्ट्रीय फल। और आम का वैज्ञानिक नाम है जो मैंगीफेरा इंडिका है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या है। भारत की जो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत्र का। आपसे पूछे कि भारत के कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा है। तो यहाँ पे अंतिम माह भी आप लोग याद रखेंगे, फाल्गुन है। यहाँ पे अंतिम माह हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह फाल्गुन के। आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया, संविधान के द्वारा कब अपनाया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 के दिन अपनाया गया था। 22 मार्च कब, 1957 को ये अपनाया गया था। अब आप बताएंगे कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है, हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। और फिर
आपका विक्रम संवत का शुरुआत कब से हुआ था? विक्रम संवत का शुरुआत कब से हुआ था? तो देखिए शक संवत पूछे तो 78 ईसा पूर्व याद रखेंगे, 78 बीसी में इसका शुरुआत माना जाता है। हिजरी संवत के 622 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक। और बात करते हैं विक्रम संवत के दिन तो 58 ईसा पूर्व में 58 बीसी इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे साथ में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है कई बार एग्जाम में पूछा गया है चैत्र का है, और भारतीय कैलेंडर का जो अंतिम माह होता है वो फाल्गुन का होता है। और भारतीय कैलेंडर को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और जो इसका हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर वो शक संवत पे आधारित है। इसकी शुरुआत 78 बीसी से होती है और हिजरी संवत की शुरुआत 622 बीसी से होती है, और जो विक्रम संवत की शुरुआत है वो आपके 58 बीसी से होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो देखिए प्रकाश की चाल की बात करें तो ये निर्वात में सर्वाधिक होती है। अब आपसे पूछे कि कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर कितने समय में पहुंचा? सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा में पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश आपसे पूछे कि पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने पे 8.3 मिनट का समय लगता है, या फिर आपको मिल सकता है कि 500 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड का समय या फिर 8.3 मिनट का समय लगता है। आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन डी होती है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमारे साथ इसको देख लीजिए। आपसे पूछे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है। और फिर आप सेकंड में याद रखनी चाहें तो 500 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? आपसे पूछे कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये किए थे। कांग्रेस को 1839 में ये कांग्रेस को छोड़ने के बाद क्या किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और यहाँ पे आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जो राजनीतिक गुरु हैं वो चित्तरंजन दास को बनाया था। चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया। और जय हिंद का नारा किसने लगाया था? जय हिंद का नारा किसने लगाया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा भी लगाया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था? तो ये भी नारा आपके सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे साथ में आपसे पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। आपसे पूछे कि नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी भी कहा जाता है। किसने कहा था? हिटलर ने सबसे पहले कहा था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई और ये कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे चित्तरंजन दास थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया। जय हिंद का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही कही थी। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो देखिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है। आप लोग बचपन से ही पढ़ने आए थे, पढ़ते आए होंगे। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है सर्वाधिक होता है। आपसे पूछे कि सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है? सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस वजह से जो आपके खतरे का संकेत होता है वो लाल रंग से ही बनाया जाता है। आपसे पूछे तरंग दैर्ध्य के बारे में। तरंग दैर्ध्य
के बारे में आपसे पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है। लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। आपसे पूछे कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य। और एक चीज आपका और यहाँ पे पूछा जाता है, आवृत्ति पूछे। आवृत्ति पूछे किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो आवृत्ति जो है सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो लाल रंग का जो है आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ठीक, आपसे पूछे कि सबसे कम किस रंग का आवृत्ति होता है, तो बैगनी रंग का जो है आवृत्ति सबसे कम होता है। बैगनी रंग की जो आवृत्ति है वो सबसे कम होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। तो देखिए, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, आपसे पूछे तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन मतलब बिखराव नष्ट हो जाना यहाँ पे वायुमंडल में ही, तो वो किस रंग का सर्वाधिक होता है, बैगनी रंग का। और सबसे कम बिखराव किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और तरंग दैर्घ्य जिसे लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ये सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। और आवृत्ति जिसे एन से इंडिकेट करते हैं, ये सबसे अधिक किस रंग का होता है, लाल रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। और सबसे कम आवृत्ति जो है बैगनी रंग का होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और पंजाब केसरी आपसे पूछे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी किसे कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, और भारत का शेक्सपियर कालिदास को, ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कौन कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। और एडोल्फ हिटलर कौन था, ये जर्मनी का तानाशाह था। और बात करें सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, क्योंकि वीणा पे यहाँ पे सिक्के पे वीणा बजाते हुए इसका चित्र मिला था। वाहनों के हेडलाइट में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण के उपयोग करते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि वाहनों के जो उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए, जो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसका दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं, तो इसके दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि दाढ़ी आप बनाते हैं, जब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो आप जो यहाँ पे अपने घर पे लगाए वो समतल दर्पण, लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए पहले कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता था, पहले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से इजिली आदमी अपना दाढ़ी अपने हाथों से बना पाता था। आपसे पूछे कि कान के जांच के लिए, नाक के जांच के लिए, आंख के जांच के लिए डॉक्टर लोग कौन सा यहाँ पे दर्पण रखे रहते हैं, तो ये भी आपके अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी का मतलब जो सभी किरणों को अभिसरित करके एक बिंदु पे कर दे, तो वो अवतल दर्पण होता है। आपके अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण होता है। आपसे पूछे कि अपसारी किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अपसारी दर्पण जो कि मतलब किरणों को सभी किरणों को बिखेर दे, तो कौन सा होता है, आपके उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण आपका अपसारी दर्पण होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि वाहनों की हेडलाइट में उपयोग कौन सी दर्पण होती है, तो अवतल दर्पण इसमें उपयोग होती है। लेकिन आपसे पूछे कि वाहनों में जो पीछे देखने वाला, आगे देखने वाला कहे तो ऐसे अवतल,
और पीछे देखने वाले के कहे तो उत्तल दर्पण आप लोग ध्यान रखेंगे। और दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या फिर आपसे पूछे कि नाक के जांच के लिए, आंख के जांच के लिए, या फिर आपके कान के जांच के लिए, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अपसारी दर्पण जो है वो किसे कहते हैं, वो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इन सारी चीजों को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपसे पूछे कि साबुन के बूंद जो होते हैं, जहाँ पे साबुन के बुलबुले होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं, ये रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, इसमें प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो इसमें प्रकाश की व्यतिकरण की घटना होती है। कौन सी घटना, व्यतिकरण की घटना होती है। आपसे पूछे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आपसे पूछे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो जो है आसमान का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की प्रकीर्णन घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपसे पूछे कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये भी आपकी कौन सी घटना हो जाएगी, यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके वजह से समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है या फिर रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पे देख लेते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आपसे पूछे कि साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, तो ये प्रकाश की कौन सी घटना है, व्यतिकरण घटना है। आपसे पूछे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या किया था। और इसमें क्या कहा जाता है, इसे भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है, शहीद ए आजम। आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो भगत सिंह को कहा जाता है। आपसे पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, तो ये भी आपके किसने लगाया था, तो ये आपके भगत सिंह ने लगाया था। आपसे पूछे कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछे कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसका भी जवाब हो जाएगा आपके भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने किया था सैंडर्स की हत्या। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, भगत सिंह ने लगाया। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो जो प्राथमिक रंग होते हैं आप लोग याद रखेंगे, लाल, नीला और हरा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। और आपके रीजनिंग में भी ये सहायक होते हैं क्योंकि इसमें भी रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं, लाल, हरा, नीला ये कैसे रंग है, ये प्राथमिक रंग है आपके। आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपसे पूछे 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग का उपयोग करते हैं, तो सिंधु सभ्यता के जो लाल रंग का उपयोग करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि प्राथमिक रंग कौन से, तो लाल, नीला, हरा ये कैसे रंग है, प्राथमिक रंग है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और सिंधु सभ्यता के लोग ये लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग इस प्रश्न को गूगल पे सर्च करेंगे, आप लोग बताएंगे कि ये प्रश्न, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में। तो आप अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के पहले विद्रोही कौन थे, तो यहाँ पे देखिए 1857 के जो क्रांति के पहले विद्रोही थे वो मंगल पांडे थे। ठीक, और ये विद्रोह कहाँ पे होता, मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ पे किया था, ये बैरकपुर में किया था, ये बैरकपुर में किया था। और इन्हें आगे चल के इन्हें इसी कारण से फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी की इन्हें सजा हो जाती है। और कब इनकी फांसी होती है, तो ये भी एग्जाम में पूछा है, 8 अप्रैल 1957 को इन्हें फांसी होती है। 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। और मंगल पांडे ने एक नारा दिया, मंगल पांडे ने क्या नारा दिया, इन्होंने कहा था मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था,
ये इनका नारा भी कई बार पूछा जाता है। मारो फिरंगी को नारा ये किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। 1857 क्रांति के पहले विद्रोही कौन थे? आपसे पूछे, मंगल पांडे थे। आपसे पूछे कि इनको विद्रोह कहाँ पे किया थे? बैरकपुर छावनी में ये अपना विद्रोह पहला किए थे। और फांसी की सजा इन्हें कब सुनाई गई थी? तो 8 अप्रैल 1957 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इनका नारा जो है मारो फिरंगियों को, ये आपसे पूछे किसका नारा है? तो मंगल पांडे जी का नारा है मारो फिरंगियों को। आपसे पूछे कि पानी की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो पानी के बूंदों को गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव है पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पृष्ठीय तनाव पानी के बूंदों को गोल होने का कारण। आपसे पूछे कि बाल पेन जो होता है, बाल पेन ये किस सिद्धांत पे काम करता है? बाल पेन का सिद्धांत क्या होता है? तो बाल पेन का जो सिद्धांत है वो भी किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे ये भी काम करता है। आपसे पूछे कि जो दिए की बाती होती है, दिए की बाती, इसमें आप देखेंगे कि तेल नीचे होता है और दीपक ऊपर जलता है। तेल नीचे होता है और दीपक ऊपर जलता है और धीरे धीरे क्या होता है? तेल खत्म हो जाता है। तो ये आप लोग बताएंगे कि दिए की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना ये किस घटना के कारण होता है? ये किस घटना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके कौन सी घटना होती है? केशिकत्व होती है। केशिकत्व यानी कि जो आपके जो भी रुई वगैरह उसमें लगाए रहते हैं, रुई या फिर आपके सूती कपड़े इसमें यूज किया जाता है, उसमें केशिकत्व की घटना होती है। यानी कि ये आपको उसी रुई को पकड़ के जल क्या करता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये केशिकत्व की घटना होती है। और देख लीजिए यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि पानी की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव है पानी की बूंदें गोल होने का कारण। आपसे पूछे कि बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये भी पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है। दिए की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना ये किस सिद्धांत के कारण होता है? केशिकत्व होता है इसमें। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वो लोथल था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग बताएंगे कि घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सिर कोतदा से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो एक कालीबंगा से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो युगल समाधि थी, युगल समाधि, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो युगल समाधि थी इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला था। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर क्या था? लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर। और घोड़े का साक्ष्य सिंधु घाटी में घोड़े के ये सूत्र कोतदा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला। और सिंधु घाटी सभा में युगल समाधि यानी कि युगल मतलब जोड़ा होता है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये आपके लोथल से मिला था। और सूती कपड़े का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। आपसे पूछे कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। किससे बनी थी? एक कांस्य से बनी थी। आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार कहाँ पे मिला था? विशाल अन्नागार कहाँ पे मिला था? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। आपसे पूछे कि विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो ये भी आपके कहाँ से मिला था? तो ये भी आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक, ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1928 में हुई थी। आपसे पूछे कि यहाँ पे कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? तो कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसे? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यहाँ पे सती प्रथा का अंत आप लोग बताएंगे कब हुआ था? तो जो सती प्रथा का अंत है ये राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक प्रयास किया था। इसमें सर्वाधिक प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक,
तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ब्रिस्टल कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में। ब्रिस्टल कहाँ पे, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी समाधि कहाँ पे है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि भी स्थित है। किसकी, राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। देख लीजिए, हम लोग साथ में देखते हैं सारी बातों को। तो नर्तकी की मूर्ति पूछे कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और किस चीज की बनी थी, ये कांस्य की बनी थी। विशाल अन्नागार पूछे कहाँ से मिला था, तो ये आपके मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। और ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में देखें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। यहाँ पे अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और बात करते हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके कहाँ पे, ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है, तो सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे, अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबले का जनक। आपसे पूछे कि अमीर खुसरो का उपनाम क्या था, अमीर खुसरो का उपनाम क्या था, तो इसे तूतीय हिंद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। आपसे पूछे कि तुगलकनामा का रचना किसने किया था, तुगलकनामा की रचना किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। किसने, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो ने जो जितनी अपनी रचना की थी, अमीर खुसरो की जितनी भी रचना थी इसकी भाषा क्या थी, तो ये अपनी जितनी भी रचना था ये फारसी भाषा में किया करता था, फारसी भाषा में अपनी रचनाएं किया करता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो के बारे में एक चीज और बताया जाता है कि ये 7 दिल्ली सुल्तानों का क्या किया था, ये दरबार देखा था। ठीक, 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछे सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबले का जनक। आपसे पूछे कि तबले का वादक कौन है और सितार के वादक कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इनका उपनाम क्या था, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी, अमीर खुसरो ने। किसने, तुगलकनामा की रचना किसने की, अमीर खुसरो ने की। और बात करते हैं अमीर खुसरो जितनी भी अपने भाषाएं थी, जितनी भी अपने जो भी रचनाएं थी वो फारसी भाषा में लिखता था। और अमीर खुसरो ने 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसने, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो किसने किया था, विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक, और कब किया था, तो ये भी आपसे पूछे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था, वेलूर मठ इसका हेडक्वार्टर था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और वेलूर मठ कहाँ पे है, ये कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में वेलूर मठ, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे रामकृष्ण कौन थे, तो जो रामकृष्ण थे, रामकृष्ण ये कौन थे, ये विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे, विवेकानंद के गुरु थे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम जो था विवेकानंद, इनका रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम गदाधर था। क्या, गदाधर इनका मूल नाम था। और इनकी पत्नी का भी नाम, रामकृष्ण जो परमहंस है इनकी पत्नी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, शारदा मणि था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, शारदा मणि।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि विश्व धर्म सम्मेलन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व धर्म सम्मेलन, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि विवेकानंद जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो विश्व धर्म सम्मेलन था वो 1893 में हुआ था। कब? 1893 में हुआ था। और कहाँ पे आपसे पूछे कि हुआ था? शिकागो में हुआ था। 1893 शिकागो में हुआ था। शिकागो आप लोग बताएंगे किस झील के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे भारत की तरफ से जो भाग लेने गए थे वो विवेकानंद थे, भारत की तरफ से भाग लेने गए थे। शिकागो की झील के किनारे बसा हुआ है, ये मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। ठीक, देख लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में हुई। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? वेलूर मठ में था। वेलूर मठ कहाँ पड़ता है? कोलकाता में है। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं, इनके मूल नाम क्या थे? गदाधर थे इनके मूल नाम। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? शारदा मणि इनकी पत्नी का नाम था। विश्व धर्म सम्मेलन जिसका आयोजन शिकागो में हुआ। शिकागो कहाँ पे है? यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। और किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे है। और विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। और यहाँ पे भारत की तरफ से भाग लेने विवेकानंद जी यहाँ पे पहुंचे थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अब इसका योजना आयोग का नया नाम बदल चुका है। यहाँ पे नया नाम, यहाँ पे इसका नाम बदल के नया हो गया। क्या हो गया? इसका नया नाम नीति आयोग हो गया। नीति आयोग हो गया। अब आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे पूछे कि इसके अलावा कौन होते हैं? यहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है? तो पहले उपाध्यक्ष जो थे, पहले उपाध्यक्ष के बारे में आप लोग याद रखेंगे, अरविंद पनघड़िया थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। और वर्तमान समय में जो यहाँ पे सीईओ भी होते हैं, इसमें सीईओ। और प्रथम सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन? सिंधु श्री खुल्लर थे प्रथम सीईओ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले सीईओ थे। और वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष हैं ये आप लोग बताएंगे। वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के वो कौन है? तो वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये आप लोग बताएंगे। तो सुब्रमण्यम है वर्तमान समय में सीईओ नीति आयोग के, सुब्रमण्यम। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब योजना आयोग का नाम नया हो गया है, अब नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, पुरानी बात है। और इसके नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनघड़िया है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी है। और नीति आयोग के पहले जो सीईओ है वो सिंधु श्री खुल्लर थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं वो सुब्रमण्यम जी हैं। ये भी सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? हाइड्रोजन गैस इसमें प्रयोग होती है। हाइड्रोजन गैस का इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोजन गैस की बात करें, आपसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था? ठीक, तो हाइड्रोजन गैस का जो खोज है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज किया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। अब हाइड्रोजन के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो आपसे पूछेंगे। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। किसे? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। आपसे पूछे कि पहला जो समस्थानिक है वो प्रोटियम होता है। कौन? प्रोटियम होता है। प्रोटियम, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ड्यूटेरियम होता है। प्रोटियम ड्यूटेरियम होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे ड्यूटेरियम। आपसे पूछे कि तीसरा समस्थानिक कौन है, तो टाइटियम है इसका तीसरा समस्थानिक। ये 3 इसके समस्थानिक होते हैं। आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो ये सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है। आपसे पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे जो है हल्की जो गैस है वो कौन सी है, आपके हाइड्रोजन है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए साथ में आपसे पूछे कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं यहाँ पे। इसलिए हाइड्रोजन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन से चीजों के चलने वाले यंत्रों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान समय में। सूर्य में सर्वाधिक जो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और बात करते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक। एक तो आपका हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटियम, ये आपके 3 समस्थानिक है। और बात करें सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे और 1-2 बार पढ़ेंगे, चीजों को सभी याद हो जाएंगे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय, तो पहला भारतीय पूछे तो आप लोग मिहिर सेन बताएंगे। किसे? मिहिर सेन सबसे पहले पार किए थे। और मिहिर सेन कब पार किए थे, 1958 में पार किए थे। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला पूछे, पहली भारतीय महिला पूछे तो ये आप लोग बताएंगे आरती साहा। कौन है? आरती साहा है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला। आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल है कहाँ, आप लोग बताएंगे कि इंग्लिश चैनल है कहाँ। तो इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस एंड किसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल है। आपसे पूछे कि डोबर संधि कहाँ पे स्थित है, डोबर की संधि कहाँ पे स्थित है, जो डोबर की संधि है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके जो इंग्लिश चैनल है, ये आपके जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और फिर किसको जोड़ता है, इंग्लिश चैनल, जो डोबर की संधि है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से उत्तरी सागर दोनों को जोड़ता है, ठीक, जोड़ने का काम करता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन था इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय, 1958 में पार किया। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछे कौन थी, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। ये भारत और विश्व की दोनों है। बात करते हैं इंग्लिश चैनल, यहाँ पे मात्रा इधर से रहेगा, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है इंग्लिश चैनल, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डोबर की संधि कहाँ पे है, तो डोबर की संधि जो है इंग्लिश चैनल और फिर उत्तरी सागर के यहाँ पे जोड़ने का काम करती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था, तो मानव निर्मित जो प्रथम रेशा था वो नायलॉन था, मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन था। आपसे पूछे कि मानव निर्मित प्रथम बीज का, यहाँ पे मानव निर्मित प्रथम धान्य क्या था, तो जो मानव निर्मित प्रथम धान्य था वो ट्रीटियम था, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रीटियम मानव निर्मित पहला धान था। अगर आपसे पूछे कि मानव निर्मित पहला तत्व कौन था, आपसे पूछे कि मानव निर्मित पहला तत्व क्या था, तो ये आपसे पूछे कि मानव निर्मित पहला तत्व क्या था, तो मानव निर्मित जो पहला तत्व है वो आपको क्या है, पोलोनियम है मानव निर्मित पहला तत्व। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पोलोनियम ये मानव निर्मित पहला तत्व है, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछे कि जो मानव निर्मित प्रथम पहला रेशा क्या था, नायलॉन था। और मानव निर्मित प्रथम धान्य क्या था, ट्रीटियम था। आपसे पूछे कि मानव निर्मित पहला तत्व क्या था, तो मानव निर्मित पहला तत्व क्या था, पोलोनियम था। मानव निर्मित पहला तत्व पोलोनियम था, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी, यूपी की बनी थी। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी,
तो सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और ये कहाँ की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस थी वो आपकी किरण बेदी बनी थी। कौन? किरण बेदी बनी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक, प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत की पहली महिला, आपसे पूछे भारत की पहली महिला, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की बनी थी। बात करते हैं पहली महिला आईपीएस कौन थी भारत की? तो किरण बेदी थी भारत की पहली महिला आईपीएस। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला भारत की राष्ट्रपति। और आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पे जो 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी वो संतोष यादव थी। कौन? संतोष यादव थी। एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। आपसे पूछे कि एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली कौन थी? एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? जो एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली बार चढ़ने वाली जो भारतीय महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। कौन? बछेंद्री पाल एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपसे पूछे कि विश्व में एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्व में एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, यहाँ पे विश्व में एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि विश्व में एवरेस्ट पे चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो एडमंड हिलेरी था। वो कौन था? एडमंड हिलेरी था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एडमंड हिलेरी था। आपसे पूछे कि विश्व में पहली महिला कौन थी? विश्व में पहली महिला कौन थी कि जिसने सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ा? तो विश्व की पहली महिला एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कौन थी? वो जिनको तोबाई थी। ठीक, जिनको तबेई थी। और ये कहाँ की थी? ये जापान की रहने वाली थी। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए साथ में। आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। और माउंट एवरेस्ट पे पहली बार किस भारतीय महिला ने चढ़ा? तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ा। और विश्व में पहली बार कौन सा व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे विश्व में चढ़ा। और विश्व में पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली? तो जुनको तबेई थी। और ये किस देश की थी? जापान की रहने वाली थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए कम से कम भारत यहाँ पे आयु आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और आपसे बताएंगे कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री की पूछे आपकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पे इनका सर्वाधिक कार्यकाल भी था, शायद यहाँ पे सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक कार्यकाल भी था। आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री हैं, भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की आपसे पूछे नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। और पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और उनका सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भारत के कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला, तो अशोक के नाम के लिए आप 2 अभिलेख याद रखेंगे। एक तो हो गया मास्की अभिलेख, ये कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का था। और एक आप लोग याद रखेंगे गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहाँ का था, ये मध्य प्रदेश का था। इसमें सबसे पहले अशोक के नामों का वर्णन मिला कि अशोक का नाम क्या है, अशोक है, ठीक। और आपसे पूछे कि भारत के जो अशोक के जो अभिलेखों हैं, इसको खोज किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों का खोज किसने किया था, टी पैंथलर ने किया था। और ये कब किया था, 1750 में इनके अभिलेखों का खोज किया था। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। और ये कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। तो आप लोग बताएंगे कि अशोक के जो भी अधिकांश अभिलेख थी उसकी लिपि क्या थी। अधिकांश अशोक के जो भी अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो अधिकांश अभिलेखों की लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि में थी। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है अशोक का, सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो जो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो है वो कौन सा स्तंभ है, 7वां है, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला, तो मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश का है, और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश का है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिला। और अशोक के अभिलेखों की खोज जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है अशोक के अभिलेखों का खोज किसने किया, टी पैंथलर ने किया। अशोक के अभिलेखों का खोज कब किया गया, 1750 में किया गया था। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। और कब पढ़ा, 1837 में पढ़ा था सबसे पहले। और अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है। और जो अशोक की जो स्तंभ थे या फिर जो भी रहते हैं उनके जो भी उस किस भाषा में था, वो आपके भाषा लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि में थी। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। और सांची का स्तूप का यहाँ पे किससे संबंधित है, आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, यहाँ पे बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और सांची का स्तूप स्थित कहाँ पे है, आपसे पूछे सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस चित्र के किस नोट पे इसका चित्र बना हुआ है, तो इसका 200 रुपए के नोट पे सांची के स्तूप का चित्र बना हुआ है। आपसे पूछे कि खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो खजुराहो मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आपसे पूछे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन ने कराया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। आपसे पूछे कि यहाँ पे खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के लोगों ने कराया था, तो नरसिंह वर्मन किस वंश के लोग थे, तो ये चंदेल वंश से संबंधित थे। तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं ये स्थित कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। और 21 रुपए के कितने रुपए के नोट पे इसका चित्र बना हुआ है, 200 रुपए के नोट पे इनका चित्र बना हुआ है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया, नरसिंह वर्मन ने कराया।
नरसिंह वर्मन एक चंदेल शासक थे और ये खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का आपसे पूछे कि वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम क्या है? जौना खा है इसका वास्तविक नाम। क्या? जौना खा है इसका वास्तविक नाम। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये सर्वाधिक बुद्धिमान और सर्वाधिक शिक्षित था। ये क्या था? सर्वाधिक बुद्धिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान, इसके पास बुद्धि की कमी नहीं थी, और ये सर्वाधिक क्या था? शिक्षित था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक शिक्षित शासक था। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? सुल्तान, सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान था। ठीक, और बात करते हैं इसके दरबार में कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? तो इब्न बतूता इसके दरबार में आया था। इब्न बतूता इसके दरबार में आया था। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो रेहला है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? ये रेहला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? तो दीवान ए कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। दीवान ए कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। तो इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक बुद्धिमान शासक कौन है? सर्वाधिक शिक्षित कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? तो जो कि एक कृषि विभाग था, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था, और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता की जो पुस्तक थी, रेहला पुस्तक इब्न बतूता की थी। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ठट्टा में हुई थी। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? अब यहाँ पे देखिए, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। आपसे पूछे कि लाई हरोबा, आपसे पूछे कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा आप लोग याद रखेंगे मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ पे? मणिपुर का लोक नृत्य। आपसे पूछे कि स्वांग लोक नृत्य कहाँ गया? तो स्वांग हरियाणा का है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। स्वांग लोक नृत्य कहाँ पे? हरियाणा में है। आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम कहाँ पे? मोहिनी अट्टम कहाँ पे है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ पे? यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो ये भी आप लोग बताएंगे मोहिनी अट्टम, या फिर आप लोग बताएंगे तो ये कहाँ का मोहिनी अट्टम? केरल का है। आपसे पूछे कि तीजन बाई किसकी प्रसिद्ध कलाकार है? तीजन बाई किस लोक नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पंडवानी से है। पिंडवानी से तीजन बाई का संबंध है। और पिंडवानी कहाँ पे होता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में क्या होता है? पिंडवानी। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपसे पूछे कि यक्षगान का संबंध, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। और लाई हरोबा कहाँ का? मणिपुर का है। स्वांग कहाँ का है? हरियाणा का है। स्वांग लोक नृत्य हरियाणा का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और तीजन बाई का संबंध पिंडवानी से, और ये कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? तो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है। बिहार से मधुबनी चित्रकला का संबंध। आपसे पूछे कि राजा रवि वर्मा का संबंध, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो ये आपके किससे है? और नंदलाल बोस का संबंध किससे है? नंदलाल
बोस का संबंध किससे है? तो ये इन सभी का संबंध किससे है? ये चित्रकला से। इनका संबंध कहाँ पे किससे है? चित्रकला से संबंधित है। आप लोग बताएंगे कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जहांगीर के शासन काल को मुगल दरबार में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देख लीजिए हमारे साथ में आपसे पूछे कि मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है। आपसे पूछे कि राजा रवि वर्मा और फिर नंदलाल बोस, इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला से दोनों संबंधित है। आपसे पूछे कि मुगल जो काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये आपको एग्जाम में आपको मिलेगा कि किसके शासन काल में यहाँ पे चित्रकला आपके चरमोक्का से यानी कि पराकाष्ठा पे थी। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। यहाँ पे ये सिख के गुरु थे। और अब हम लोग देखेंगे कि सिख के गुरु कौन कौन थे। अब सिख के गुरुओं के बारे में देखेंगे। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। आपसे पूछे कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ये भी आपके गुरु नानक थे, सिख धर्म के पहले गुरु थे। आपसे पूछे कि लंगर शुरुआत किसने किया था? आपसे पूछे कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत है गुरु अंगद देव ने किया था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? ये भी आप लोग बताएंगे। तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, और इसकी भी शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। इसकी भी शुरुआत किसने किया? गुरु अंगद देव ने किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपसे पूछे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो रामदास ने किया अमृतसर शहर की स्थापना। आपसे पूछे कि सिखों के गुरु कौन है? तो सिखों के गुरु के बारे में बात करें, सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। आपसे पूछे कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक ने हैं सिख धर्म के पहले गुरु। लंगर की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद ने लंगर की शुरुआत। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, और इसकी शुरुआत किसने किया? गुरु अंगद देव ने ही किया। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, किसके? भारत एंड चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? भारत एंड पाकिस्तान के बीच में। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। आपसे पूछे कि डुरंड रेखा किसके बीच में है? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो डुरंड रेखा जो है वो आपके किसमें? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। आपसे पूछे कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके बीच में है? आपसे पूछे कि 49 डिग्री क्या उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किन के बीच में है? हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड किसके? ये पोलैंड के बीच में। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। आपसे पूछे कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। और बात करते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है?
तो हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्याज में खाने योग्य भाग क्या होता है? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन था मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर यहाँ पे अशिक्षित था। आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। ठीक, आपसे पूछे कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो जो दीन ए इलाही धर्म है इसकी स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया। इस धर्म की स्थापना अकबर ने किया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार था, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो कौन थे? तो तानसेन थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध जो संगीतकार थे तानसेन थे। आपसे पूछे कि आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने? अकबर ने बनवाया था। आपसे पूछे कि जो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो अकबरा का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, और सिकंदरा कहाँ पे पड़ता है? आगरा में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर ऐसा बादशाह था मुगल जो अशिक्षित था। और आईने अकबरी के लेखक किसने किया था? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया। आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म, इसकी स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। आपसे पूछे संगीतकार, अकबर के दरबार में कौन से प्रसिद्ध संगीतकार थे? तानसेन थे। और आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, आगरा में स्थित है। प्याज में खाने योग्य भाग क्या है? तो प्याज में जो खाने योग्य भाग है वो तना है। आपसे पूछे कि प्याज का रंग लाल क्यों होता है? प्याज का रंग लाल क्यों होता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से प्याज का रंग लाल होता है। क्या है? एंथोसाइनिन की वजह से प्याज का रंग लाल होता है। और प्याज में गंध किसकी वजह से होता है? तो प्याज में गंध हमेशा सल्फर की वजह से होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्याज में गंध सल्फर की वजह से होता है। और प्याज में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ये भी आप लोग बता देंगे साथ में। तो प्याज में कौन सी विटामिन बी और सी विटामिन पाई जाती है? प्याज में विटामिन बी और सी पाई जाती है। और प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो भारत में जो राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। प्याज में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में महाराष्ट्र है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं प्याज में खाने योग्य भाग क्या होता है? तना होता है। और प्याज का रंग लाल क्या होता है? क्यों होता है? एंथोसाइनिन की वजह से प्याज का रंग लाल होता है। एंथोसाइनिन की वजह से प्याज का रंग लाल होता है। विटामिन बी और सी के कारण, विटामिन बी और सी प्याज में पाया जाता है। विटामिन में जो गंध होते हैं सल्फर की वजह से होता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में वो महाराष्ट्र है विटामिन का, प्याज का। अगला प्रश्न है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर होता है जिसे मनुष्य सुन सके। तो उसका कितना आवृत्ति होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसे कौन सुनता है? इसे मनुष्य सुनता है। मनुष्य सुनता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अवश्रव्य किसे होता है कहते हैं? अवश्रव्य किसे कहते हैं? तो अवश्रव्य किसे कहते हैं? जिसे कुत्ते बिल्ली सुनते हैं। कौन? कुत्ते बिल्ली सुनते हैं अवश्रव्य तरंगे। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सुनते हैं? कुत्ते बिल्ली सुनते हैं। और ये कितना होता है? ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसे कौन सुनते हैं? तो कुत्ते बिल्ली सुनते हैं। और पराश्रव्य किसे कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो पराश्रव्य वो होता है जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसे हम लोग नहीं सुन पाते। और ये चमगादड़ यूज करती है। ये कौन यूज करती है? चमगादड़ यूज करती है अपने दिशा को देखने के लिए, अपने यानी कि गति अवरोध को, जो सामने उसके गति अवरोध पड़ते हैं उससे मुड़ने के लिए ये इसका उपयोग करती है चमगादड़। और देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में, जो श्रव्य परिसर है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। और ये मनुष्य के कान इसको सुन सकते हैं।
और अवस्रव तरंगे क्या होती है, इसे कुत्ते बिल्ली सुनते हैं और ये क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब बात करते हैं पराश्रव तरंगे जिसे मनुष्य नहीं सुन सकते, ये होता है 20 हर्ट्ज से अधिक और ये चमगादड़ यूज करते हैं इस तरंगों का अपने दिशा को निर्धारण के लिए। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो देखिए सर्वदाता ओ निगेटिव होता है। और आपसे पूछे कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, तो सर्वग्राही की बात करें तो ए बी निगेटिव होता है सर्वग्राही, ए बी निगेटिव। और आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की खोज के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए साथ में आपसे पूछे कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो ओ निगेटिव सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। और रक्त समूह की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसे क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ पे स्थित है, ये अपना आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पे है, तो ये नेपाल में स्थित है। आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। आपसे पूछे कि हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। और इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो इसे तिब्बत में चेमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक, चेमोलुंगमा कहा जाता है किसे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तिब्बत में चेमोलुंगमा कहा जाता है। और यहाँ पे नेपाल में सागर माथा कह के बुलाया जाता, पुकारा जाता है। ठीक, चेमोलुंगमा कहाँ पे, तिब्बत में कहा जाता है। और बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल कितनी है, करंट ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट का खोज किसने किया था, माउंट एवरेस्ट का खोज किसने किया था, तो जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज किया था। किसने, जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज किया था। और इसी के नाम पे और इन्हीं के नाम पे क्या हुआ, इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में, नेपाल में स्थित है। बात करते हैं किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, तो चेमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की करंट ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर इसकी करंट ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट की खोज किसने किया था, जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज किया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पे हेनसांग ने अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। कौन, कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हेनसांग की, तो हेनसांग कहाँ का यात्री था, ये चीनी यात्री था। ये कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था। और हेनसांग के बारे में बात करें, इसकी पुस्तक कौन सी थी, हेनसांग की पुस्तक कौन थी, ये CU की इसकी पुस्तक थी। क्या, CU की, आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, तो ये हेनसांग की पुस्तक है। और ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये भी आप लोग बताएंगे किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो ये आपके हेनसांग आया था। और हेनसांग को क्या कहा जाता है, हेनसांग को क्या कहा जाता है, इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि किस यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। आपसे पूछे कि नीति का पंडित किसे कहा जाता है, नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो हर यहाँ पे नीति का पंडित ये हेनसांग को कहा जाता है, हेनसांग को कहा जाता है। आपसे पूछे कि वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके हेनसांग को ही कहा जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे कि
हिंसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। हिंसांग कैसा यात्री था? एक चीनी यात्री था। हिंसांग की पुस्तक क्या है? सीयू की हिंसांग की पुस्तक है। और यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? हिंसांग को कहा जाता है यात्रियों में राजकुमार। और ये किसके शासनकाल में हिंसांग भारत आया था? तो ये अगर पूछे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसांग भारत आया था। और नीति का पंडित किस यात्री को कहा जाता है? तो हिंसांग को कहा जाता है नीति का पंडित। वर्तमान का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हिंसांग को कहा जाता है वर्तमान का शाक्य मुनि। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को आप लोग याद रखेंगे। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को। आपसे पूछे कि बृहद गंगा किसे कहा जाता है? आपसे पूछे कि बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये भी आपको किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है बृहद गंगा। किसे? गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। आपसे पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? आपसे पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे त्रियंबक पहाड़ी पे। त्रियंबक पहाड़ी। और ये कहाँ पे स्थित है? नासिक में स्थित है। त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? नासिक में स्थित है। और नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। आपसे पूछे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे पूछे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। गोदावरी नदी, ये एग्जाम में पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। और आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी? 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। आपसे पूछे कि गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है? मुहाना कहाँ पे बनाती है? तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी अपना मुहाना बनाती है। और बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी नदी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे अगर पूछे कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई आपसे पूछे कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर है। आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। बृहद गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है बृहद गंगा, यानी कि बूढ़ी गंगा। और नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रियंबक की पहाड़ी से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। और त्रियंबक का पहाड़ी कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है? तो ये अपना मुहाना कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध जो चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए। भारत के यहाँ पे राष्ट्रपतियों की बात कर लेते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के जो पहले राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि आपसे पूछे कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है? सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अब आपसे पूछे कि किन राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा है?
या फिर सबसे लंबा कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक, और सबसे बड़ा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो या फिर आपसे पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा, यहाँ पे आपको मिलेगा कि दीक्षा किससे ली थी। तो अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वो उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आपसे पूछे कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछे कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो शिलालेखों के जो जनक है वो अशोक को कहे जाते हैं। किसे? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक की जो उपाधि थी, कौन कौन सी अशोक की उपाधि थी, ये आप लोग बताएंगे। तो देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय ये किसका था? आपके अशोक का था। और प्रियदर्शी किसका था? प्रियदर्शी भी किसका उपनाम था? ये अशोक का उपनाम था। आपको बताया गया यहाँ पे सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये अशोक ने बनाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। ठीक, कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। और बात करते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। 13वें अभिलेख में मिलता है। और ये बात करते हैं अशोक के यहाँ पे इसके बाद क्या अपना लिया था? अशोक ने धम्म चक्र की नीति अपना ली थी। धम्म चक्र की नीति अशोक ने अपना ली थी, यानी कि अब ये युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। तो अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके बाद क्या किए थे? ये धम्मचक्र की नीति अपना लिए थे। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का जो प्रमाण है, पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला प्रमाण, एरण अभिलेख से मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किसे ली थी? उपगुप्त से ली थी। आपसे पूछे कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। मध्य प्रदेश में स्थित है। और अशोक की कौन सी उपाधि थी? तो देवनाम प्रिय अशोक की उपाधि थी। और प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? अशोक की उपाधि थी। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्मचक्र की नीति अपना ली थी। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये एरण अभिलेख से मिलता है। यहाँ पे अभिलेखों की बात कर रहे थे, तो सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से? एरण अभिलेख से। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल कहाँ पे? ये भारत में स्थित है। कहाँ पे? भारत में स्थित है। और बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा का, तो इनका नाम सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं। यहाँ पे सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा इसका नाम पड़ा। ठीक, सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि वृक्ष। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा जो होते हैं, डेल्टा इसकी आकृति कैसी होती है? डेल्टा की आकृति आपसे पूछे कि इसकी आकृति कैसी होती, तो डेल्टा की आकृति आप लोग ध्यान रखेंगे, ये त्रिभुजाकार होती। कैसी? त्रिभुजाकार। डेल्टा की हमेशा आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि गंगा का संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये किस नदी पे बनता है? किस नदी पे बनता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। किस पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। जमुना कहते हैं। और दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा। आपसे पूछे कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? भारत में। और ये किस नदी पे बना हुआ है?
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पे ये बना हुआ है। और इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा गया? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार होती है, ठीक। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नोबेल पाने वाला पहला भारतीय क्या था, कौन था? तो नोबेल पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय क्या थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इनका अन्य नाम था, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें किस चीज का नोबेल मिला? इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। तो अर्थशास्त्र, अब आपसे पूछे कि कौन भारतीय सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किए? अर्थशास्त्र का नोबेल सबसे पहले किस भारतीय को मिला? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमर्त्य सेन को सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे। और कब उन्हें मिला था? तो 1998 में मिला था। और इसे क्यों मिला था? तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। और आपसे पूछे कि किस भारतीय को सबसे पहले यहाँ पे नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? आपसे पूछे कि नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो ये भी आप लोग बताएंगे नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो ये सीवी रमन थे नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक। कब मिला था इन्हें? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और बात करते हैं इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले, नोबेल की शुरुआत कब से हुई थी? 1901 में नोबेल की शुरुआत हुई थी। और किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में यहाँ पे 1901 में नोबेल की शुरुआत हुई थी। देख लेते हैं साथ में सारा प्रश्न। देखें, आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और सबसे पहले इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में किसके क्षेत्र में? इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका अन्य नाम क्या था? गुरुदेव इनका अन्य नाम था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से मानी जाती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्हें नोबेल की शुरुआत हुई। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी आविष्कार की थी? डायनामाइट की आविष्कार की थी। डायनामाइट की आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे? अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिला था 1998 में। भारतीय वैज्ञानिक को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। और किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। और कब मिला था? 1930 में मिला था, सन 2016 में। और क्यों मिला था? रमन प्रभाव की खोज के लिए। किसका? रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला था। बात करते हैं सन 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो सन 2016 की बात करें तो रियो ब्राजील में हुआ था सन 2016 में ओलंपिक। और बात करते हैं भारत ओलंपिक में कब भाग लिया? भारत ओलंपिक में भाग लेना कब शुरू किया था? तो सन 1900 में भारत ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था, ठीक। क्योंकि ओलंपिक की शुरुआत कब से मानी जाती है? ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी 1896 में हो गई थी। और 1896 में ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से? एथेंस से हुई थी। एथेंस कहाँ पे है? ये आपके यूनान में है। यहाँ से सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान से हुई। और यहाँ पे भारत भाग लेना कब शुरू किया? 1900 में शुरू किया भारत भाग लेना, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है ये 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। आप लोग बताएंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके जो है ओलंपिक समिति की जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है वो लुसाने में है इसकी हेडक्वार्टर। और कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगली बात देखते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो रियो ब्राजील में 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। और बात करते हैं भारत भाग, यहाँ पे ओलंपिक की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1896 से ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। ओलंपिक की शुरुआत हुई
आपसे पूछे ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस यूनान से हुई। अब भारत भाग लेना कब शुरू किया? 1900 में यहाँ पे भारत भाग लेना शुरू किया। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर स्थित है। लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। आपसे पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई? किस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील की शुरुआत हुई? तो आप लोग याद रखेंगे कि 8वें 5 ईयर प्लान में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। अब आप मिड डे मील योजना का आपसे पूछे कि विस्तार कब से प्रारंभ हुआ? तो मिड डे मील की योजना का विस्तार 1 अक्टूबर 2007 से स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर 2007 में इसका विस्तार प्रारंभ हुआ। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें पंचवर्षीय योजना 8-5 ईयर प्लान में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं मिड डे मील योजना का विस्तार कब से माना जाता है? 1 अक्टूबर 2007 से माना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बांग्ला है। और इसके लेखक कौन है? अब आप लोग बताएंगे कि इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इसके लेखक। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी जो भारत के राष्ट्रीय गान लिखे थे वो भी वही है, रविंद्रनाथ टैगोर। और बात करते हैं अब यहाँ पे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आप लोग देख लिए। आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? आप लोग बताएंगे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका। आप लोग बताएंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वो जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं बांग्लादेश में जो भाषा बोली जाती है कौन सी भाषा है? बांग्लादेश की जो भाषा है बंगाली भाषा है बांग्लादेश में। और आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सॉरी, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है। वाटर लिली है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली है। आपसे पूछे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी है वो क्या है? बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी है वो क्या है? तो बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी है वो BSS, यानी कि BSS बांग्लादेश की समाचार एजेंसी है। आपसे पूछे कि बांग्लादेश की गठन कब हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। तो सारे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश की राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला है बांग्लादेश की राष्ट्रगान। बांग्लादेश की जो राष्ट्रगान है इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। संसद का नाम जातीय संसद, मुद्रा टका और राजधानी क्या है? ढाका। भाषा क्या है? बंगाली। और यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और समाचार एजेंसी का क्या नाम है? BSS है। और गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी? हरियाणा की जो प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है वो मुर्रा है। आपसे पूछे कि आपके शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो शीतला माता मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है, अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में? तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? ये किस राज्य में? हरियाणा में स्थित है। तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंस क्या है? मुर्रा है। शीतला माता मंदिर कहाँ पे? गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे?
तो बहलोल लोधी हैं लोधी वंश के संस्थापक। कौन? बहलोल लोधी हैं लोधी वंश के संस्थापक। आपसे पूछे कि बहलोली सिक्के किसने चलवाए? आपसे पूछे कि बहलोली सिक्के किसने चलवाए? तो बहलोली सिक्के भी किसने चलाए? बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलवाए। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? आपसे पूछे कि मकबरा बहलोल लोधी का किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी ने बहलोल लोधी का मकबरा बनाया था, सिकंदर लोधी। आपसे पूछे कि सिकंदर लोधी के बारे में, ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोधी था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। कौन? इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग लोधी वंश से याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने किया था। और बहलोली सिक्के किसने चलवाए थे? तो आपके बहलोल लोधी ने ही बहलोली सिक्के चलवाए थे। बात करते हैं बहलोल लोधी का मकबरा कहाँ पे किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनवाया था। और सिकंदर लोधी क्या था? ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोधी वंश का क्या था? सर्वश्रेष्ठ शासक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे लोधी वंश का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। और आप लोग बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जो हिंदी दिवस है वो कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गया है। 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो अनुच्छेद नंबर 343 के तहत इसे राष्ट्रभाषा बनाया गया। और आपसे पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि देवनागरी हिंदी भाषा की हमारे लिपि है। और आपसे पूछे कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? 14 सितंबर के दिन मनाए जाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा और राष्ट्रीय भाषा कब बनाया गया? 343 अनुच्छेद के तहत इसे बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे आप लोग। तो थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और अच्छे से पढ़ते रहें।